RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। चैप्टर 3 के धातु और अधातु की नेक्स्ट वीडियो के क्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं अयस्क का अपचयन। अयस्क का अपचयन या फिर जिसको कहते हैं धातु प्राप्त करना। धातु क्रम में विभिन्न प्रक्रम थे, जिनमें पिछली वीडियो में हमने आपको सांद्रित अयस्क का ऑक्सीकरण बताया था, जिसमें हमने जो सांद्रित अयस्क है उसकी अभिक्रिया, सांद्रित अयस्क की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराकर धातु ऑक्साइड प्राप्त किया था। और आज की वीडियो में हम इस धातु ऑक्साइड से अपचयन के द्वारा धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी देंगे और इस प्रक्रिया में ही हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारा केवल एक स्टेप और बच जाता है, धातु का शोधन, धातु को शुद्ध करना। तो यहाँ पर अयस्क का अपचयन या धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है, उससे पहले हम आपको 2-3 पॉइंट छोटे छोटे से उनके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है अपचयन, तो अपचयन क्या होता है? वैसे तो आप इसके बारे में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इसके बाद भी अगर हाइड्रोजन का जुड़ना देखें उसको भी अपचयन कहा जाता है, ऑक्सीजन का हटना देखें तो उसको भी अपचयन कहा जाता है। लेकिन जिस पदार्थ के द्वारा ये अपचयन किया जाता है उसको अपचायक कहते हैं, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अपचायक क्या होता है? वह पदार्थ जो धातु ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित कर देता है, अपचायक कहलाता है। जनरली इसके लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड का आदि का प्रयोग करते हैं। एक धातु ऑक्साइड को किसी दूसरे धातु के द्वारा भी अपचयित किया जा सकता है। जैसा कि आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई है, उसमें बताया गया है कि जो धातुएं होती हैं उन्हें सक्रिय या कम क्रियाशील धातुओं में बांटा गया है। तो जो अधिक सक्रिय धातु है वो कम क्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड से अपचयित कर सकती है, उसके ऑक्साइड से पृथक कर सकती है। तो इस प्रकार से जो पदार्थ धातु ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसको अपचायक कहते हैं। और सामान्यतः इन दो का प्रयोग आपका यहाँ पर इस सिलेबस में किया जाएगा। अब इसके बाद अपचायक, जैसे बताया, अपचयन करने वाला, अपचायक जो अपचयन करता है, अपचयन करने वाला। इसी प्रकार से अध्यापक, अध्यापन करने वाला यानी पढ़ाने वाला, चालक यानी चलाने वाला। इसी प्रकार से एक शब्द आता है आपका गालक, क्या होगा? गलाने वाला। तो गालक को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लक्स। अपचायक को रिड्यूसिंग एजेंट, गालक को फ्लक्स। गालक गलाने वाला। अब ये किसको गलाता है? भाई इतने बड़े धातु क्रम के प्रक्रम में बहुत से पदार्थ ऐसे भी हो जाते हैं जो गलते नहीं, पिघलते नहीं। तो उन पदार्थों को गलाने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उसी को गालक या फ्लक्स, कभी कभी ये आपका हिंदी में लिखा हुआ भी आ सकता है। फ्लक्स किसे कहते हैं? केमिस्ट्री में फ्लक्स को गालक कहा जाता है। तो वे पदार्थ जो धातु क्रम में अपचयन प्रक्रिया में अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं गालक कहलाते हैं। और ये गालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्लीय गालक और एक होता है अपक्षारीय गालक। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि के आधार पर इन अयस्कों को अम्लीय या अक्षारीय में परिवर्तित किया जाता है। यानी अगर अशुद्धि अक्षारीय प्रकृति की है तो अम्लीय गालक, और अगर अम्लीय प्रकृति की है तो अक्षारीय गालक का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि अम्लीय गालक किसे कहते हैं? जब धातु क्रम में परगलन प्रक्रिया में अयस्क में उपस्थित अशुद्धि अक्षारीय प्रकृति की हो तो जो गालक प्रयुक्त किया जाता है उसे अम्लीय गालक कहते हैं। इसी प्रकार से अक्षारीय गालक की परिभाषा,
यदि परगलन प्रक्रिया में अशुद्धि अम्लीय प्रकृति की हो तो उन्हें गलाने के लिए जिस गालक का प्रयोग करते हैं उसे ही अक्षारीय गालक कहते हैं। इसी प्रकार से एक और छोटी सी परिभाषा आती है धातु मल, जिसको स्लैग कहा जाता है। मल आपको पता ही होगा, धातु मल, मल मतलब गंदगी, जिसको कि अलग निकाल दिया जाता है, अपने शरीर से भी अलग निकाल देते हैं, मल के रूप में हम गंदगियों को ही निकालते हैं। तो यहाँ पर धातु से गंदगी जिस रूप में अलग निकाली जाती है उसी को धातु मल कहते हैं। और इसको अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो पहले मैं आपको एक समीकरण से इसको प्रदर्शित कर रहा हूं। अशुद्धि को जब हम गालक के साथ मिलाते हैं तो वो धातु मल के रूप में पृथक होती है। यानी सीधे रूप में इसकी परिभाषा कही जा सकती है कि अगलनीय अशुद्धियां गालक के साथ अभिक्रिया करके जिस रूप में पृथक होती हैं उसे ही धातु मल कहा जाता है। यानी इम्प्योरिटी और आपकी फ्लक्स के साथ रिएक्शन करके स्लैग का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से हम धातुमल, गालक आदि के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अभी हमने गालक के प्रकार बताए थे, एक अम्लीय गालक और एक अक्षारीय गालक। उनको भी समीकरण के रूप में हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, अगर अशुद्धि है कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम आप लोगों को जब धातु है, धातु के गुण पढ़ाए गए थे तो वहां उनकी ऑक्साइड के बारे में जानकारी दी गई थी। जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धातु ऑक्साइड SiO2 सिलिका को ले दिया, ये हमारा एक गालक की तरह प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो गया आपका अम्लीय गालक। अशुद्धि अक्षारीय, गालक अम्लीय। अब धातु मल जो बनेगा, जो स्लैग बनेगा, वो कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। इसका नाम आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम ऑक्साइड अक्षारीय अशुद्धि, सिलिका अम्लीय गालक, कैल्शियम सिलिकेट धातु मल। तो इस प्रकार से तो हो गया ये। अब अगर अशुद्धि अम्लीय प्रकार की है, जैसे कि आपका चलो SiO2 को ही ले ले, SiO2 ये अब की बार अम्लीय प्रकार की आपकी अशुद्धि है। गालक के रूप में हम ले रहे हैं MgO को, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम इसको कहा जाता है। तो ये अभिक्रिया करके MgSiO3 मैग्नीशियम सिलिकेट बना देता है। ये आपका कैपिटल S ही है, MgSiO3 मैग्नीशियम सिलिकेट का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से हमने अपचयन से पहले कुछ छोटी छोटी गालक, धातुमल, अपचायक आदि प्रकार की छोटी छोटी परिभाषाएं आपको बताई। अब आइए लेकर चलते हैं हम धातु का अपचयन। परगलन या अयस्क का अपचयन, जिसको हम धातु प्राप्त करना भी कह सकते हैं, धातु प्राप्त करना। इस प्रगलन को इंग्लिश में कहा जाता है स्मेल्टिंग। और अगर हम ये S हटा दें तो बन जाता है मेल्टिंग। मेल्टिंग यानी पिघलना। तो यहाँ पर जो आपका भर्जित या निस्तापित अयस्क आ चुका है, उस अयस्क को हम अपचायक के साथ और गालक के साथ अगर गर्म कर दें तो फिर हमारी धातु प्राप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया परगलन कहलाती है। अब इसको आप लिखेंगे किस प्रकार, वो आपको बता रहा हूं। भर्जित अयस्क को अपचायक तथा गालक के साथ उच्च ताप पर गर्म कर पिघलाना ही परगलन कहलाता है। इस प्रक्रिया में अपचायक के द्वारा अयस्क धातु में परिवर्तित हो जाता है, जबकि अशुद्धियां गालक के साथ मिलकर धातुमल के रूप में पृथक हो जाती हैं। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा। जैसे कि कॉपर सल्फाइड में हम कार्बन आदि को मिलाकर अपचायक के रूप में और SiO2 के रूप में सिलिका के रूप में गालक प्रयुक्त करते हैं, जिससे हमें कॉपर धातु प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर कॉपर सल्फाइड के स्थान पर कॉपर ऑक्साइड का भी प्रयोग
किया जा सकता है। और यदि हम कॉपर सल्फाइड का प्रयोग करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी प्रवाहित करनी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन प्रवाहित करने पर यह कॉपर सल्फाइड पहले कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित होगा, जो कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा और ये अशुद्धि CO2 के रूप में निकल जाएगी। अब इसके साथ साथ कॉपर सल्फाइड में जैसे कॉपर पाइराइट था आपका CuFeS2, जब हमने इसका भर्जन किया था तो यहाँ पर हमारा कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ था, आयरन ऑक्साइड प्राप्त हुआ था और सल्फर डाइऑक्साइड अलग निकल गई थी। तो ये कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर में परिवर्तित तो हो गया, बाकी बचा हुआ ये FeO कहाँ गया, आयरन ऑक्साइड। ये FeO आयरन ऑक्साइड इस सिलिका के साथ क्रिया करके FeSiO3 धातु मल के रूप में पृथक हो जाता है। यह क्रिया वात्या भट्टी में होती है। जिस भट्टी में यह प्रक्रिया होती है उसका नाम होता है वात्या भट्टी। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, भट्टियों के बारे में हम आपको एक अलग ही वीडियो प्रस्तुत करेंगे जिसमें आपको वात्या भट्टी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो अब यहाँ पर जो परगलन है, जो अपचयन या धातु प्राप्त करना है, इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि भर्जित अयस्क में अपचायक तथा गालक मिलाकर उसे वात्या भट्टी में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित अशुद्धियां गालक के साथ मिलकर धातुमल के रूप में पृथक हो जाती हैं तथा अपचायक धातु ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित कर देता है। जैसे अगर हम बात करें कॉपर के लिए तो आप लिख सकते हो जैसे कॉपर के धातु क्रम में होने वाली अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं, और उन अभिक्रियाओं को देखिए। कॉपर के धातु क्रम में, अब कॉपर का धातु क्रम ही हाई स्कूल लेवल पर इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले कॉपर पाइराइड CuFeS2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Cu2O कॉपर ऑक्साइड में, FeO आयरन ऑक्साइड में और SO2 में परिवर्तित हो जाता है। ये तो होगा हमारा अयस्क। जो Cu2O है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके Cu में परिवर्तित हो जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगी। अब जो ये FeO है ये है हमारी अशुद्धि सिलिका SiO2 जो कि एक गालक की तरह कार्य करेगा। ये अक्षारीय अशुद्धि है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड होने के कारण ये आपकी अक्षारीय अशुद्धि है। कभी कभी इसमें P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की अम्लीय अशुद्धि भी मिल सकती है, तो उसके लिए हम किसी अक्षारीय गालक कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका FeSiO3 यानी आयरन सिलिकेट के रूप में पृथक हो जाता है। अच्छा, इसमें एक बात और है, ये धातु भी पिघली हुई अवस्था में होती है, ये धातु मल भी पिघली हुई अवस्था में होता है। तो जो वात्या भट्टी का नीचे का भाग होता है उसमें दोनों की परत अलग अलग जमा होती है। ये दो परत जमा हो जाती हैं, एक धातु मल की होती है और एक धातु की होती है। इसमें जो धातु मल होता है वो हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर आ जाता है, और नीचे जो परत बनेगी वो सदैव धातु की बनती है, ऊपर धातु मल की बनती है। दोनों परतों को अलग कर लिया जाता है, धातु को भी और धातु मल को भी। धातु मल को निकाल कर फेंक दिया जाता है, जबकि धातु का प्रयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम इस धातु के अपचयन को या परगलन प्रक्रिया को उदाहरण के साथ एग्जाम में लिख सकते हैं। इससे पहले बताई गई छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं, गालक, अपचायक आदि के बारे में भी आप लोग अवश्य याद कर लें। एक नंबर में छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी छोटी बातें आपके लिए हानिकारक हो जाएं और फिर आप भी गाते फिरे कि केमिस्ट्री तो हमारे लिए हानिकारक है ना। तो इस प्रकार से आपको गाना नहीं है, बल्कि याद करके आपको कहना है कि हम केमिस्ट्री के लिए शक्तिमान हैं। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।